गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जोन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोशिका का क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह कोशिका जो केवल पौधों में पाया जाता है। तो पौधों में पाए जाने वाला कोशिकांग में क्या क्या आ जाएगा, तो हम लोग जानते हैं हरित लवक जो होता है प्लास्टिड्स, वो पाया जाता है सिर्फ पौधों में। ठीक है, हरित लवक पाया जाएगा सिर्फ पौधों में। बाकी राइबोसोम हो गया, रिक्तिका यानी वैक्यूल्स हो गया, ये सारे जो है कि प्लांट सेल में सिर्फ नहीं बल्कि जीव जंतु सेल में, जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 41 का आंसर क्या आ जाएगा, प्लास्टिड्स यानी कि लवक आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 42, पादपों में उपस्थित हरा वर्णक यानी क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट ही होता है, हरित लवक जिसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 43, देखिए हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल यानी हरित पर्णहरित में कौन सा धातु पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं पर्णहरित में जो है मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, Mg, और मैग्नीशियम क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए में है हमारा, जो कि क्लोरोफिल में पाया जाता है। आसान क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है हमारा कि सजीव जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग जो है क्लोरोप्लास्ट है। तो ये तो हमारा सही है कि क्लोरोप्लास्ट सजीव जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, यानी कोशिका का अंग होता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा, पादप जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट। ये भी सही है, क्योंकि सजीव जगत और पादप जगत दोनों में टोटल मिला के जो है क्लोरोप्लास्ट ही एक ऐसा बड़ा कोशिकांग है जो कि सबसे बड़ा होता है। अगला ऑप्शन है हमारा कि जंतु जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग, तो हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को जंतु जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग कहा जाता है। अगला ऑप्शन है हमारा युगलिना को जो है पादप और जंतु के बीच का करी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है, युगलिना को पादप और जंतु के बीच का करी कहते हैं हम लोग। इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में, उपयुक्त में से सभी कथन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 45, जब हरे टमाटर के फल पक जाते हैं तो क्या हो जाता है। तो जो हम लोग जानते हैं कि टमाटर का जो भाग होता है, हरा वाला भाग, ठीक है, हरे भाग में क्लोरोप्लास्ट जो है वो नष्ट होकर क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक नष्ट होकर क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है टमाटर के जब पक जाता है तब। चलिए अगला पे चलते हैं। 46 से हमारा टमाटर का लाल रंग। तो टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपीन के कारण होता है। वहीं टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। और वहीं पे यदि मिर्च रहता तो मिर्च का हरा रंग जो है, मिर्च में जो है कि कैप्सिसिन पाया जाता है। गाजर होगा तो गाजर में कैरोटीन पाया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा था सिर्फ कि टमाटर का लाल रंग, तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं एक कोशिका में अंतःप्रद्रविका जो होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ER, ये एक तो कोशिका को सहारा देने का काम करता है, और साथ ही साथ इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है दो पार्ट होता है। एक पार्ट जो है स्मूथ होता है, एक पार्ट स्मूथ होता है, और जो है एक पार्ट रफ होता है।
तो जो रफ वाला पार्ट होता है उस पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, जो रफ वाला पार्ट है उस पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है और जो स्मूथ वाला पार्ट होता है उस पे वसा का संश्लेषण होता है। तो आते हैं हम लोग ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है हमारा प्रोटीन संश्लेषण व वसा संश्लेषण, तो ये हमारा सही हो जाएगा कि प्रोटीन संश्लेषण और वसा संश्लेषण होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का महत्वपूर्ण कार्य है ये। ठीक है, उसके बाद चलिए और आते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जालिका से बहुधा कौन जुड़ा होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हम लोग जानते हैं कि ईआर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो है पाए जाने वाले राइबोसोम इस पे बहुधा पाए जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे 49 की तरफ। 49 हमारा क्वेश्चन है कि गोल्जी काय, ठीक है, की उत्पत्ति किस कोशिकांग से होती है। तो गोल्जी काय का उत्पत्ति जो है, इसका भी उत्पत्ति अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही गोल्जी का भी उत्पत्ति होता है। ठीक है, और गोल्जी का यदि पूछा जाए हमसे कि गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, तो गोल्जी बॉडी का काम होता है ऊर्जा का परिवहन करना। एक ऊर्जा से एक कोशिका से दूसरे कोशिका में ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, गोल्जी बॉडी ही करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, लाइसोसोम का खोज किसने किया था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, डी डुवे ने लाइसोसोम का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइबोसोम को कहते हैं। तो राइबोसोम को जो है राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कहा जाता है। राइबोसोम को राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 52, वह कोशिकांग जिसका मुख्य कार्य जल अपघटनी प्रकीर्णन का संचयन करना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम में एंजाइम भरा हुआ रहता है और वह कोशिकांग जिसका मुख्य कार्य जल अपघटनी किण्वन का संचय करना होता है, तो लाइसोसोम हो जाएगा इसका हमारा आंसर। लाइसोसोम में ही एंजाइम भरा हुआ रहता है जो कि कोशिका यदि मृत हो जाए तो मृत कोशिका को गलाने का काम जो है लाइसोसोम ही करता है और उसी में जल अपघटनी प्रकीर्णन भरा हुआ रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कोशिका में डीएनए जो है कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, न्यूक्लियस पे पाया जाता है, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया पे पाया जाता है और साथ ही साथ जो है कि हरित लवक पे यानी कि हरित लवक पे पाया जाता है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। पूछा था कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियों की संज्ञा क्यों दी गई है। इसलिए दी जाती है क्योंकि उसमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा हुआ रहता है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन नंबर बी में है। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा हुआ रहता है और इस लाइसोसोम को सिर्फ एक लेयर से घेरा जाता है जिससे कि ये लेयर जो है आसानी से फट सके और इसमें भरा हुआ एंजाइम बाहर निकल सके जिससे कोशिका को समाप्त किया जा सके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग अंगक की झिल्ली इकहरी होती है। तो अभी जस्ट हमने कहा कि लाइसोसोम का झिल्ली इकहरी होता है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, लाइसोसोम्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूक्लिक अम्ल का खोज किसने किया था।
तो हम लोग जानते हैं कि एफ मिस्चर ने न्यूक्लिक अम्ल का खोज किया था, एफ मिस्चर ने न्यूक्लिक अम्ल का खोज किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में प्रोटीन बनाने की जगह क्या है, अथवा निम्नलिखित में कोशिकांग में से किसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री हम लोग किसको कहते हैं, राइबोसोम पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कि ऊर्जा फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा फैक्ट्री कहा जाता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, राइबोसोम। यहाँ पर प्रोटीन फैक्ट्री पूछा गया है तो राइबोसोम हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस कोशिका अंगक में झिल्ली का अभाव होता है। तो राइबोसोम पे कोई भी झिल्ली नहीं पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि राइबोसोम पे कोई भी झिल्ली नहीं पाया जाता है। चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइबोसोम किससे बना हुआ होता है। तो राइबोसोम जो है प्रोटीन का बना हुआ होता ही है। साथ ही साथ अब ऑप्शन पे आते हैं कि डीएनए एवं प्रोटीन। पहला ऑप्शन में है डीएनए एवं प्रोटीन, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि हम लोग जानते हैं डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, तो यहाँ तो डीएनए दे दिया राइबोसोम के लिए, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है केवल डीएनए, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है हमारा आरएनए एवं प्रोटीन, तो ये सही हो सकता है। और चौथा ऑप्शन है हमारा कि आरएनए एवं डीएनए, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डीएनए आरएनए एवं प्रोटीन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई कौन सी है। प्रोटीन संश्लेषण का जो है क्रियात्मक इकाई कौन सा है, तो पॉलीसोम कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण का क्रियात्मक इकाई को, फंक्शनल यूनिट को हम लोग पॉलीसोम कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पादप कोशिका में परऑक्सीसोम सम्मिलित होता है। तो परऑक्सीसोम जो है कि जब प्रकाश शोषण होता है तब हम लोग परऑक्सीसोम उसमें भाग लेता है, प्रकाश शोषण में, फोटोसिंथेसिस में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, परऑक्सीसोम द्वारा किसका विघटन होता है। तो हम लोग जानते हैं परऑक्सीसोम जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का विघटन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड विघटित होकर जो है कि C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसमें जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो ये जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता है, बल्कि जो पौधों के द्वारा जो जल को ग्रहण किया जाता है उस जल में जो मिला होता है H2O, उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोनोप्लास्ट है। क्या क्वेश्चन है हमारा, टोनोप्लास्ट है। तो टोनोप्लास्ट रिक्तिका का जो वेकल्स का जो आवरण होता है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो टोनोप्लास्ट क्या है, रिक्तिका यानी कि वेकल्स का आवरण जो होता है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसकी कोशिका में सेंट्रियोसोल और सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। पूछा जा रहा है हमसे कि सेंट्रियोसोल और सेंट्रोसोम किसकी कोशिका में उपस्थित होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जंतु के कोशिका में जो है कि सेंट्रियोसोल और सेंट्रोसोम दोनों पाया जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जंतुओं में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डीएनए का द्विकुंडलित यानी डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल को
दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे लंबी कोशिका। तो लंबी कोशिका जब पूछा जाएगा तो तब तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, और यदि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाता तो तब क्या हो जाता, ओवम हो जाता। और सबसे छोटी कोशिका यदि पूछा जाता तो जो है कि स्पर्म हो जाता। ठीक है, और सबसे लंबी कोशिका में तंत्रिका कोशिका आ जाएगा मानव शरीर में। चलिए अगला आते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि न्यूक्लिक अम्लों में पाए जाते हैं। तो न्यूक्लिक अम्लों में जो है कि नाइट्रोजन बेस तो पाया ही जाता है, फास्फेट्स भी पाया जाता है, और पेंटोज शर्करा भी पाया जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारकाय कितनी झिल्लियों से घिरा होता है। तो हम लोग जाते हैं तारकाय में कोई भी झिल्ली नहीं होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी तारकाय कितनी झिल्ली से घिरा हुआ होता है, तो शून्य झिल्ली से घिरा हुआ होता है, क्योंकि कोई झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है कि न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। ये पूरी कोशिका को मॉनिटर करता है। तो केंद्रक हो गया कोशिका का नियंत्रण केंद्र, केंद्रक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रिका का कार्य संश्लेषण करना है। तो केंद्रिका जो है, केंद्रिका आरआरएनए को संश्लेषित करता है। केंद्रिका किसको संश्लेषित करता है, आरआरएनए को संश्लेषित करता है। यानी देखिए आरएनए 3 तरह का होता है। M4 होता है मैसेंजर आरएनए, T4 होता है ट्रांसफर आरएनए, और R4 होता है रिसीवर आरएनए। ठीक है, और आज इस आरएनए का काम क्या होता है कि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन में 10 तरह के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। तो उन न्यूक्लिक अम्लों को अवशोषित करके कोशिका तक पहुंचाना इनका काम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का केंद्र द्रव यानी कोशिका द्रव से संबंधित होता है। तो कोशिका का केंद्र द्रव जो है कोशिका से संबंधित किससे होता है, केंद्रक छिद्रों द्वारा, होल्स द्वारा एक दूसरे से ये केंद्रक द्रव कोशिका द्रव से संबंधित होता है। अब ये देख लीजिए केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव क्या हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि एक ये यदि कोशिका है तो कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले द्रव को हम लोग बोलेंगे केंद्रक द्रव, और कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को हम लोग बोलेंगे कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों जो है कि केंद्रक छिद्र द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। और इन दोनों द्रव्यों को सम्मिलित रूप से हम लोग जीव द्रव भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रक का खोज किसने किया था। तो हम लोग जानते हैं कि केंद्रक का खोज किन्होंने किया था। तो केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किन्होंने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैरियोलॉजी किसका अध्ययन है। तो कैरियोलॉजी न्यूक्लियस का यानी केंद्रक के अध्ययन को हम लोग कैरियोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, और उत्तक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था हमसे कि कैरियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो केंद्रक के अध्ययन को हम लोग कैरियोलॉजी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का मास्टरमाइंड किसे कहा जाता है। तो कोशिका का मास्टरमाइंड हम लोग किसको कहेंगे कि न्यूक्लियस या केंद्रक को ही कोशिका का मास्टरमाइंड कहा जाएगा, क्योंकि पूरी कोशिका की सारी गतिविधियां न्यूक्लियस के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो केंद्रक में क्या क्या पाया जाएगा, डीएनए तो पाया ही जाता है,
आरएनए भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाया जाता है। तो केंद्रक में प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाएगा? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, तीनों ही पाया जाएगा प्रचुर मात्रा में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित हिस्टोन प्रोटीन कौन सा होता है? तो हम लोग जानते हैं कि यूकेरियोट कोशिका में जो है कि नाइट्रोजन बेस होता है, यानी कि क्षारीय हो जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन कौन सा होगा? वो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है। कोशिका दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकेरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो है अल्प विकसित कोशिका होता है, लेकिन यूकेरियोटिक जो हम लोगों में पाया जाता है और प्लांट में पाया जाता है वो पूर्णतः विकसित कोशिका होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं हो जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि डीएनए में क्या हो जाता है? एडेनिन, थायमिन, गुआसिन और साइटोसिन। ठीक है। एडेनिन, थायमिन, गुआसिन और साइटोसिन ये चारों पाए जाते हैं डीएनए में। एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बाउंड होता है, गुआसिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बाउंड होता है। और यदि हमको डीएनए से आरएनए बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? इस साइटोसिन को हटा के यहाँ पे यूरोसिल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं यहाँ पे? यूरोसिल। तो तब क्या बन जाएगा? तब बन जाएगा डीएनए से आरएनए बन जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा था, देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं होता है? तो डीएनए में एडेनिन तो होता है, गुआनिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, लेकिन यूरोसिल नहीं होता है। क्योंकि यूरोसिल जैसे ही आ जाएगा तो वो डीएनए नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? आरएनए हो जाएगा। इसलिए आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कि यूरोसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है किसमें? क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि वास्तविक केंद्रक जो है किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका होगा उसमें केंद्रक नहीं होगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन आ जाता है? बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं। तो बैक्टीरिया, वायरस आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी, यानी जीवाणु यानी बैक्टीरिया हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए उपस्थित होता है अथवा किसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है? तो डीएनए हम लोग जानते हैं कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? न्यूक्लियस में यानी केंद्रक में तो पाया जाएगा। तो ये तो ऑप्शन हमारा सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाएगा, ये भी सही है। और क्लोरोप्लास्ट यानी हरितलवक में पाया जाएगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरएनए में थायमिन बेस के स्थान पर कौन सा बेस आ जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि आरएनए में थायमिन हट के यूरोसिल लग जाता है। तो यूरोसिल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरएनए में थायमिन बेस की जगह पे यूरोसिल आ जाता है। चलिए अगले ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लिक अम्लों का जो है कि खोज किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं एफ मिस्चर ने। एफ मिस्चर ने जो है कि न्यूक्लिक अम्लों का खोज किया था। तो एफ मिस्चर किसमें? ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, मिस्चर यानी एफ मिस्चर। एफ मिस्चर क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक अम्लों का खोज किसने किया था? तो एफ मिस्चर ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। डीएनए नहीं पाया जाता है, तो डीएनए नहीं कहाँ पे पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में तो पाया जाएगा, केंद्रक में भी पाया जाएगा, राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाएगा, और लवक में भी पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा हो जाएगा राइट? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र का खोज किसने किया था? गुणसूत्र का खोज हमारा हो जाएगा कि वॉल्डेयर ने गुणसूत्र का खोज किया था। गुणसूत्र का खोज किसने किया था? वॉल्डेयर ने किया था। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े की संख्या कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं 23 जोड़ा या फिर 46, संख्या में 46 और जोड़ा में 23 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डीएनए में द्विगुणन यानी रिप्लिकेशन होता है। तो रिप्लिकेशन जो है क्या होता है देख लीजिए। इंटरफेज में जो है, इंटरफेज में मतलब जब कोशिका का विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के कुल 5 फेज होते हैं। कौन कौन से फेज होते हैं? 5 फेज। तो प्रोफेज होते हैं, मेटाफेज होते हैं, एनाफेज होते हैं, इंटरफेज होते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से 5 फेज होते हैं। तो 5 फेज में से जो है हम लोग जानते हैं कि इंटरफेज में है कि कोशिका का विभाजन जब होता है तो इंटरफेज में डीएनए यदि डीएनए का जो है विभाजन होने लगता है तो डीएनए का द्विगुणन रिप्लिकेशन होता है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए में विभाजित हो जाना, उसको वो प्रोसेस हमारा इंटरफेज में ही पूर्ण हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है ऑटोसोम्स का संख्या 22 होता है। तो ये सही है, ऑटोसोम्स का संख्या 22 होता है। अब ये देखिए ऑटोसोम्स क्या होता है? जब हम लोग जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जब होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें से टोटल हम लोग जानते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो मेल में से 22 जोड़ा और फीमेल में से भी 22 जोड़ा। ठीक है, तो 22 हो गया 44। तो इस 44 जोड़े क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, ऑटोसोम्स हो गया। और इसके अलावा जो 2 जोड़ा बच गया, इसके अलावा जो 2 जोड़ा बच गया उसको हम लोग बोलते हैं ओलोसोम्स। क्या बोलते हैं उसको? ओलोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, ओलोसोम्स। ठीक है, तो ओलोसोम्स का संख्या कितना हो गया? 2 जोड़ा हो गया। ठीक है, तो जो है 2 हो गया, मतलब 1 जोड़ा हो गया ओलोसोम्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो गया? सही हो गया कि ऑटोसोम्स का संख्या 22 जोड़ा होता है, ये तो सही है। दूसरा है सर्वाधिक गुणसूत्र का संख्या ओलोकेंथा में, ये भी सही है, लगभग 1600 पाया जाता है। गुणसूत्र 1600 ओलोकेंथा में पाया जाता है, ये हमारा ऑप्शन सही है। सबसे कम गुणसूत्र जो है कि एस्केरिस में 2, ये भी हमारा सही है। एस्केरिस में सबसे कम गुणसूत्र 2 पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा मटर में गुणसूत्र का संख्या 14, ये भी सही है। मटर में गुणसूत्र की संख्या 14 होता है। और अगला हमारा है कि मानव की प्रत्येक कोशिका में 22 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, ये तो गलत है। 22 जोड़ा नहीं बल्कि 23 जोड़ा पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका विभाजन आरंभ कहाँ पे होता है? तो हम लोग जानते हैं कोशिका का विभाजन जो है सेंट्रोसोम में शुरुआत होता है। इसका सेंट्रोसोम से ही कोशिका का विभाजन शुरू होता है। एक कोशिका से दूसरे कोशिका बनने का प्रोसेस सेंट्रोसोम में ही शुरू होता है। तो कोशिका विभाजन आरंभ कहाँ पे होगा? सेंट्रोसोम में होगा। चलिए अगले कुछ और हम लोग एक और फैक्ट जान लेते हैं इसमें कि जो हमारा न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा, यानी न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्लाज्मा झिल्ली बना होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलके बना हुआ होता है। तो प्रोटीन तो हमारा सही होगा और लिपिड भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
मानव त्वचा क्या है? तो मानव त्वचा हम लोग जानते हैं कि मानव त्वचा जो है मानव शरीर का एक सबसे बड़ा अंग होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग मानव त्वचा ही कहलाता है। तो एक अंग हो गया। मानव त्वचा क्या है? एक अंग है। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में ये बात आ रहा होगा कि एक कोशिका भी हो सकता है, एक उत्तक भी हो सकता है। तो देखिए, मानव त्वचा जो है कि कोशिका से मिलके बना है, ये बात भी सही है, और वो उत्तक से मिलके बना है, ये बात भी सही है। लेकिन सबसे ज़्यादा सही है कि वह एक अंग है, क्योंकि बहुत सारी कोशिका मिलके उत्तक बनाता है, बहुत सारे उत्तक मिलके जो है एक अंग बनाता है, और बहुत सारे अंग मिलके एक अंग तंत्र बनाते हैं, और उस अंग तंत्र को सम्मिलित रूप से हम लोग शरीर कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? एक अंग है। मानव त्वचा जो है एक अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्धसूत्री विभाजन, जो कि अर्धसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है? जनन कोशिका में, ओवम में या फिर स्पर्म में पाया जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। तो बोला अर्धसूत्री विभाजन यानी मेयोसिस। मेयोसिस का खोज किसने किया था? तो मेयोसिस का खोज जो है स्टर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। तो स्टर्नबर्ग हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। स्टर्नबर्ग ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिए। अच्छा, खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कोशिका का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें कि 41 से लेके 90 तक क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व किए। तो इसमें यदि सर फ्रेंड्स कुछ त्रुटि रह गई हो, यदि साउंड में कुछ त्रुटि रह गई हो, तो आपके सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। आप सुझाव इसमें दे सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।